सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की ये 22वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या बाधाएं होती है इसके मार्ग में और कौन कौन से इसके उपचार है। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बीएड एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सब भूमि पर फैलना, सब भूमि पर फैल जाना, मतलब सभी को मिलना। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब हुआ प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को मिले, भारत के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिले, उस प्रक्रिया को हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सर्वभूमि पर व्याप्त होना, अर्थात पूरी भूमि पर प्रसारित होना। शिक्षा के क्षेत्र में भी सार्वभौमिकरण से यही आशय होता है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा को सभी बालकों तथा बालिकाओं तक पहुंचाने से होता है। यह तो आप समझ ही पाए सार्वभौमिकरण क्या होता है, सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना सार्वभौमिकरण होता है। भारतीय संविधान की धारा 45 तथा 21A में 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदर्श स्थापित किया गया है। यह आदर्श तभी प्राप्त हो सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिक हो, अर्थात एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चे, चाहे वे किसी जाति, रंग, धर्म या वर्ग के हों, के लिए शिक्षा की व्यवस्था सुलभ हो। इसके लिए भारत सरकार भी संविधान लागू होने से ही प्रयास कर रही है। पिछले 35 सालों में सार्वभौमिकता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में इसका आयोजन करने व विभिन्न आयोगों के द्वारा इसका मूल्यांकन करने एवं सुझाव देने से सार्वभौमिकता का सही चित्र खींचा जा सकता है। आज यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक अवस्था में शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए। ये एक इंट्रोडक्शन और हमने अर्थ बता दिया प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है, इतना हमने अर्थ दे दिया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड से बता दिया, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। संविधान की धारा 45 और 21A को तो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर वैदिक बोध वगैरह वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और अलग अलग शिक्षा नीतियों ने भी सार्वभौमिकरण पर बल दिया है, क्या क्या कहा है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो छोटी छोटी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है। जो आयोग आए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं और जो आयोग आए हैं, उन्होंने क्या किया है, जो सार्वभौमिकता है शिक्षा की, उसका सही चित्र खींचा है। इस वजह से आज प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। अब शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आप कोई भी एक तो पक्का आपको लिख कर आना होगा। जेपी नायक जी ने क्या लिखा है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबंध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के वर्ग की ओर उन्मुख करना जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक अक्षमताएं प्रफुटित हो सके, मतलब उनकी उत्पादन क्षमताएं बाहर आ सके, प्रफुटित होकर उन्हें राष्ट्र के निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहयोगी योग्य बनाया जा सके। तो ये कहा है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। जेपी नायक ने कहा है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जो उत्पादक क्षमताएं हैं वे भी बाहर निकल सके और उन्हें इस योग्य बनाया जा सके कि वे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। एस चक्रवर्ती ने क्या कहा है, सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। मतलब प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है, प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। इस समस्या का निर्णयात्मक मतलब इस समस्या के निर्णय संबंध में हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, वह बहुत महत्व है, ये एस चक्रवर्ती ने कहा है।
अब बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की। जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसके 4 पक्ष होते हैं। अगर किसी भी एक पक्ष में हम पिछड़ जाते हैं तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाएगा। सबसे पहला पक्ष है व्यवस्था, मतलब सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, सभी बच्चों के आसपास स्कूल होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। यहाँ पर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी, उसके द्वारा लिख सकते हैं कि उसने भी कहा है सभी बच्चों के आसपास स्कूल हो। इसके अलावा जो हमारा RTE एक्ट आया था 09/2009 में आया था ये, उसने भी यही कहा है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सभी बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर सभी बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्यवस्था मतलब सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचे। उसके बाद प्रवेश, अगर हमने सभी बच्चों के पास शिक्षा की व्यवस्था कर दी है तो उसके बाद बच्चे प्रवेश भी लें, तो प्रवेश लेना भी जरूरी है। उसके बाद धारणा, बच्चे प्रवेश लेने के बाद स्कूल में बने रहे, स्कूल छोड़कर न जाएं, किसी क्लास को बीच में से न छोड़ें। उसके बाद प्रगति, बच्चे कक्षा पास करके अगली कक्षा में जाएं, अगर वहीं पर फेल हो जाएंगे तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाएगा। तब शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए 4 चीजें चाहिए। पहली तो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चे के आसपास। दूसरा, उसके बाद बच्चे प्रवेश भी लें। तीसरा, स्कूल में बने रहें, छोड़कर न जाएं। चौथा, प्रगति करें में अगली कक्षा में जाएं, न कि उसी एक कक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आवश्यक होती हैं। किसी भी एक चीज में हम पिछड़ जाते हैं तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाएगा। अब शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ये सभी हेडिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अपव्यय व अवरोधन के बारे में पढ़े थे हमने, जब ये हेडिंग ही पढ़ी थी अपव्यय। तो जो अपव्यय होता है, अवरोधन होता है, और जो अवरोधन और सार्वभौमिकरण होता है, इन तीनों की हेडिंग एक ही है। एग्जाम टाइम में जब मैराथन क्लासेज होंगी मेरी, तो उस टाइम पर मैं इन सबको शॉर्ट रूप में बताऊंगा, आपको हेडिंग बताऊंगा कि पेपर में आपको इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप ये क्वेश्चन। वहां पर मैं आपको फिर इजी तरीके से बताऊंगा एग्जाम के टाइम में। अभी तो रेगुलर क्लासेज चल रही है मेरी। तब ये कारण है सार्वभौमिकरण के मार्ग में बाधा पैदा होने के, या फिर आप कह सकते हैं ये बाधाएं हैं जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में पैदा होती हैं। ये 12 हेडिंग है, कोई भी 8-10 हेडिंग आप वहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहले है निर्धनता। अगर पेरेंट्स निर्धन होंगे तो मैं पैसा ही नहीं खर्च कर पाएंगे अपने बच्चे की शिक्षा पर। इसके अलावा अगर मैं निर्धन है तो अपने बच्चों को खेत में मजदूरी करने के लिए लेकर जाएंगे, जिससे उनके बच्चे स्कूल में एडमिशन न लेकर खेत में जाएंगे, वहां पर अपने मम्मी पापा के साथ मजदूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो निर्धनता भी एक कारण है जो हम नहीं कर पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या फिर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में निर्धनता भी एक बाधा है। भारत अन्य देशों की तुलना में अत्यंत निर्धन है। अत्यधिक महंगाई के कारण अधिकतर लोग अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वे अपने बालकों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं। देश के किसान और मजदूर इतना निर्धन होते हैं कि वह अपने पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए कम आयु में ही बच्चों को अपने कामों पर भेज देते हैं। यदि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बालक धन कमाने के लिए विद्यालय में जाने के स्थान पर खेतों में जाते हैं। अभिभावकों की निरक्षरता। अगर मम्मी पापा अनपढ़ हैं तो उन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता होगा, मैं अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे ही नहीं। अभिभावक अशिक्षित होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं जानते तथा शिक्षा के जीवन में क्या उपयोगिता है वे इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वह शिक्षा के महत्व को बिल्कुल ही नहीं समझते। बहुत से अभिभावक अपने बच्चों के विषय में समझते हैं कि पढ़ना लिखना बेकार है, मजदूरी तो करनी है, पढ़कर भी मजदूरी करनी है, बिना पढ़े भी मजदूरी करनी है, तो क्यों पैसा खर्च करा, टाइम खराब करा, सीधा मजदूरी करने जाओ ना। इसलिए वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजते ही नहीं, या फिर बिना शिक्षा पूरी करवाए ही अपने विद्यालय से हटा लेते हैं। बच्चे विद्यालय जाएंगे नहीं या फिर बच्चे शिक्षा पूरी नहीं करेंगे, दोनों ही कारण होते हैं हमारे, बाधा होती हैं दोनों ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में। रूढ़िवादिता। अब हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। प्राचीन टाइम में रूढ़िवादी विचारधाराएं थी काफ़ी, शिक्षा लेने से हम खराब हो जाते हैं, लड़कियां अगर शिक्षा ले लें तो वे डायन बन जाती हैं, तो ऐसी ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी। अगर हम अपने बच्चे को शिक्षा दे देंगे तो वह बिगड़ जाएगा, अनैतिकता आ जाएगी उसमें, शहर में चला जाएगा हमें छोड़ के,
हम यहाँ पर गरीबी में गांव में रहेंगे, तो पेरेंट्स ऐसी बातें सोचते हैं। तो ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं भी समाज में व्याप्त हैं, उनका भी वो भी एक बाधा है, इसका भी निराकरण किया जाना चाहिए। भारत में आज भी रूढ़िवादी विचारधाराएं फैली हुई है। बहुत से लोग अपने बच्चों को साधारण शिक्षा दिलवाने में विश्वास रखते हैं। गांव में आज ये भी यह धारणा बनी हुई है कि बालक को उतना ही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वह सिर्फ पढ़ना लिखना सीख जाए, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा शिक्षा लेकर वह उन्हें छोड़कर बाहर चला जाए। बहुत से लोगों का विचार है कि लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से उनमें अनैतिकता, चारित्रिकहीनता आ जाती है। इसके अलावा पर्दा प्रथा के कारण भी बहुत सी बालिकाएं बालकों के साथ या पढ़ नहीं पाती, अपने घर से बाहर नहीं जा पाती। तो रूढ़िवादिता भी एक कारण है, हम नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सामाजिक कारण, या फिर आप सामाजिक भेदभाव भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सामाजिक भेदभाव ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव है, छुआछूत है, इसके अलावा ऊंच नीच है, भेदभाव है, बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं। इसलिए SC ST के समाज, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजातियाँ हैं, उनके बालकों को विद्यालय में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आ जाते हैं तो निरादर किया जाता है। विद्यालय के माहौल में ये जो भेदभाव हैं ये पाए जाते हैं। इस वजह से इन बालकों में हीनता की भावना का विकास हो जाता है और वे विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते। आवासीय विद्यालय न होना, बच्चों के पास विद्यालय ही न होना। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है, उसके पास विद्यालय ही नहीं है, तो वह एडमिशन कहाँ से लेगा। तो RTE एक्ट, तो आप RTE का स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। RTE 09 ने कहा था एक किलोमीटर के अंदर अंदर तो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए हर बच्चे के घर के, और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए हर बच्चे के घर के। आवासीय विद्यालय न होना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में एक प्रमुख बाधा आवासीय विद्यालय न होना है। यदि बालक के क्षेत्र में कोई विद्यालय ही नहीं है तो वह दूर विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएगा। उसके माता पिता उसे दूर विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाएंगे, या फिर अधिक दूरी होने के कारण वह दूर विद्यालय नहीं जाएगा। इस वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देगा वो। उपयुक्त पाठ्यक्रम न होना, पाठ्यक्रम भी हमारा जो सिलेबस है वो अच्छा नहीं है। अभिभावक हैं और बच्चे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि यह पाठ्यक्रम पढ़कर हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, हम अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, तो वे एडमिशन ही नहीं लेंगे। तो अच्छा पाठ्यक्रम होना भी बहुत जरूरी है। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता के गुण का अभाव है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इस स्तर का पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन से संबंधित नहीं है, अतः वह बालकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता और न ही बालक उसमें रुचि लेते हैं। तो अच्छा पाठ्यक्रम होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हम, विद्यालयों में शैक्षिक साधनों का अभाव। अगर विद्यालय में बिल्डिंग ही नहीं होगी, शैक्षिक साधन ही नहीं होंगे, बोर्ड नहीं होगी, डस्टर नहीं होंगे, किताबें नहीं होगी, या फिर बैठने के लिए डेस्क नहीं होगी, तो बच्चे क्यों एडमिशन लेंगे। तो शैक्षिक साधनों का अभाव होना भी एक बाधा होती है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में। भारत में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जिनमें शैक्षिक साधनों का अभाव है। शैक्षिक साधनों के अभाव में बालकों को समुचित शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए आज बालक पढ़ाई में या ऐसे विद्यालयों में पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेते। योग्य शिक्षकों का अभाव, अब योग्य शिक्षक नहीं है, इस वजह से भी बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, विद्यालय में नहीं जाते। शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, वो बच्चों को डांटता है, रटवाता है, डंडे मारता है, पिटाई लगाता है उनकी, तो बच्चे भी स्कूल में नहीं जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नवीन स्कूलों की स्थापना से धन खर्च करके किया जा रहा है, परंतु हम विद्यालय तो बना रहे हैं, इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की आपूर्ति करना कोई साधारण कार्य नहीं है। अध्यापकों का अभाव नगरों की अपेक्षा गांव में अधिक है। अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए एक विशाल संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है। अयोग्य तथा अप्रशिक्षित शिक्षक क्या करते हैं, पाठ याद न करने पर अयोग्य तथा अप्रशिक्षित शिक्षक क्या करते हैं, पाठ याद न करने पर या फिर थोड़ी सी उद्दंडता करने पर बालकों को कठोर दंड देते हैं, जिससे बालकों की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती, वे या तो स्कूल में एडमिशन नहीं लेते या फिर बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा प्रणाली में काफ़ी दोष हैं, जिस वजह से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिए बिना ही शिक्षा प्रदान करते हैं। पर क्लास में प्रतिभा संपन्न, मंद बुद्धि सभी प्रकार के बालक होते हैं। एक ही प्रकार की शिक्षा सभी बालकों को प्रदान की जाती है, जिसके कारण मंदबुद्धि बालक
पिछड़ जाते हैं वे या तो फेल हो जाते हैं या फिर विद्यालय भी बीच में छोड़ देते हैं। इस वजह से भी ये भी एक कारण है जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में बाधा है। संसाधनों की कमी, मतलब हमारे पास संसाधन ही नहीं है जिसके द्वारा हम पूरी शिक्षा दे सकें। नई शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया था, हमारी मतलब इनकम का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। हम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना है जो भी हमारी इनकम हो रही है देश की। लेकिन सन 2006 में भी लगभग 4% ही खर्च किया गया था, मतलब 6% इतनी आसानी से खर्च नहीं किया गया। इसके अलावा जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा। राजनीतिक बाधाएं भी हैं। हमारे देश की राजनीतिक परिस्थिति काफ़ी जटिल है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, इधर बांग्लादेश है, उधर कोई दूसरी समस्या आ जाती है, कहीं आंतरिक ही हमारे भेदभाव होते हैं तो आंतरिक युद्ध छिड़ जाता है। तो ऐसी काफ़ी समस्या है। कश्मीर की समस्या है, खाद्यान्न की समस्या है कि खाना खिलाना है सभी, हमें जो भूखे मर रहे हैं उन किसी को भूखा नहीं मारना है। तो इस तरह से राजनीतिक बाधाएं भी कई हैं। हम अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर नहीं लगा पाते, अन्य हमारे देश की समस्याएं ज़्यादा हैं उन पर हम ध्यान लगाते हैं। इस वजह से भी हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपव्यय अवरोधन भी भारत में काफ़ी ज़्यादा है। अब आपने अपव्यय भी पढ़ लिया है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अवरोधन भी पढ़ लिया है। तो अपव्यय अवरोधन के बारे में जो भी आप जानते हैं वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ये लिखना चाहते हैं आप फैक्चुअल नंबर तो आप लिख सकते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार निम्न माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय क्रम से 56% और 62% है। मतलब 56% लड़के और 62% लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं बीच में ही। उच्च प्राथमिक स्तर पर 24% और 34% लड़के व लड़कियां विद्यालय बीच में छोड़ देती हैं। अवरोधन भी प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में बाधक का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप अपव्यय अवरोधन के कारण भी सरकार के जो प्रयास हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण में वे निरर्थक हो जाते हैं। तो हमें अपव्यय अवरोधन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। अपव्यय अवरोधन के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमने 12 हेडिंग कवर की हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में बाधाएं थी। अब उन बाधाओं के उपचार क्या क्या हैं, उपचार भी पूछे जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनके उपचार भी लिखो। ये भी आपके क्वेश्चन में ही बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। तब ये 10 हेडिंग है उपचार की, इन्हें आप अपने शब्दों में हल्का हल्का सा कुछ भी लिख दीजिए। ये हेडिंग जो हमारी बाधाओं वाली हेडिंग है उनसे संबंधित ही हैं, तब आप इन्हें अपने शब्दों में हल्का हल्का सा बनाकर लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिक्षा के प्रचार प्रसार में सुधार लाना, जो हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नई नीतियाँ लाना, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करना और ज़्यादा शिक्षा पर पैसा खर्च करना, जो हम सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया हुआ है हमने, इस तरह के अभियान और ज़्यादा चलाना, शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रचार प्रसार करना, हर जगह विद्यालय खोलना, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो सरकार को एक तो शिक्षा के प्रचार प्रसार करने होंगे, आवासीय विद्यालय खोलने होंगे। वही बात है, अगर बच्चों के घर के पास कोई विद्यालय नहीं होगा तो वे स्कूल में एडमिशन कहाँ से लेंगे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तब सरकार को आवासीय विद्यालय खोलने होंगे, जो बच्चे हैं उनके घर के पास विद्यालय खोलने होंगे। जागरूक अभियान चलाने होंगे। इन अभियानों से ऐसे व्यक्तियों को जोड़ना होगा जो पहले से ही शिक्षित हों या शिक्षा के प्रति जागरूक है। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी समाज के इन अभियानों से जोड़ना होगा। वे अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे जो अभिभावक हैं वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय में भेजेंगे। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, भारत में गरीबी है, गरीबी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्यालय में बच्चे नहीं जाएंगे, मम्मी पापा के साथ खेत में मजदूरी करने जाएंगे। तब शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। और जो हमारा क्या है, संविधान का अनुच्छेद 45 है, आर्टिकल नंबर 45 और आर्टिकल नंबर 21A, उन दोनों में यही बात लिखी हुई है कि 14 साल के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ये बात संविधान में लिखी हुई है पहले से ही, तो वो बात भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सभी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी तभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लुभावने ऑफर देने होंगे हमें अभिभावकों को और बच्चों को। कैसे ऑफर, कि विद्यालय आओ 1 रुपया पाओ या रोज आओ 1 रुपया पाओ, इस तरह के ऑफर देने होंगे।
कि विद्यालय आओ आपको 1 रुपया मिलेगा रोज, या फिर MDM मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है तो मिड डे मील सबको खाना दिया जाएगा, ऐसे ऑफर देने होंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप देंगे हम सभी बच्चों को 350 या 450 रुपये सालाना देंगे अभिभावकों को। इस तरह से जो भी 2000 रुपये 1000 जो भी हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं, तो ऐसे लुभावने ऑफर हमें बच्चों को और मम्मी पापा को देने होंगे, तभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में आएंगे। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मतलब जो पेरेंट्स अभिभावक अनपढ़ हैं, मैं शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं अपने बच्चों को शिक्षा क्यों प्रदान करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तब सरकार को क्या चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी, उसने प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की बात कही है। उसका एक स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमने 86 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें पढ़ लिया था, तो आप में बातें यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, इसके बारे में भी 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति आई थी उसने कहा है। तो हमें क्या करना होगा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे। जो अप्रशिक्षित शिक्षक है, बच्चों को डांटता है, सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करता वो, तो जो मंदबुद्धि बालक है हमें विद्यालय छोड़ देते हैं या विद्यालय में एडमिशन नहीं लेते, तो शिक्षकों को हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। इस तरह की कार्यक्रम चलाने चाहिए जिसमें जो शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्यालय ढांचे तथा सुविधाओं में सुधार करना। विद्यालय ढांचे तथा सुविधाओं में सुधार करना, अगर विद्यालय में बिल्डिंग नहीं होगी या घंटी वगैरह, चौक वगैरह, बेंच वगैरह, मेज वगैरह नहीं होगी तो बच्चे एडमिशन लेने नहीं आएंगे। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऊपर जो बाधाएं होती हैं, बाधाओं की हेडिंग में हमने पढ़ लिया था। तब विद्यालय ढांचों में हमें सुधार करना चाहिए, बिल्डिंग वगैरह बनानी चाहिए, आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिए, विद्यालय को किताबें वगैरह देनी चाहिए। इसके अलावा जो वो होते हैं घंटी वगैरह, मेज वगैरह, शिक्षक वगैरह, बोर्ड वगैरह, चौक वगैरह में चीज़ें देनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने एक अभियान चलाया था अपना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक अभियान है, इसके बारे में भी 1986 में शिक्षा नीति आई है, उसमें लिखा हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान ने भी ये बात कही है कि विद्यालयों को आप जरूरी आवश्यक सुविधाएं दो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान हमारा इसी चीज़ के बारे में है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भेदभाव का अंत करना, जो सामाजिक भेदभाव है उसकी वजह से बच्चे विद्यालय में नहीं आते, तो सरकार को भेदभाव का अंत करने के लिए भी जागरूक अभियान चलाने चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिससे कि भेदभाव का अंत हो सके। जो हमारा संविधान है उसमें भी भेदभाव का अंत किया गया है, तो संविधान की बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भेदभाव का अंत, आर्टिकल नंबर 17, भेदभाव, छुआछूत वगैरह आर्टिकल नंबर 17 के आसपास ही आर्टिकल है, उनकी 1-2 की आप बात बता सकते हैं। आर्थिक समस्याओं का भी समाधान करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा है, हमें अपनी आय का 6% शिक्षा पर खर्च करना है, लेकिन सन 2004 की अगर हम बात करें तो 4% ही हमारा शिक्षा पर खर्च किया गया था। तो वो बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारी आर्थिक समस्याएं भी काफ़ी हैं। जो हमारे पास पैसा है वो पैसा हम डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, सीमा की सुरक्षा में खर्च कर रहे हैं, लोगों को खाना देने में, बीमारियों से बचाने में खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान की समस्या, चीन की समस्या, कश्मीर की समस्या पर खर्च कर रहे हैं। तो हमारी आर्थिक समस्याएं काफ़ी हो जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका भी समाधान हमें करना होगा। तो ये हमारे उपचार हैं, 10 हेडिंग है, इनके बारे में आपने हल्का हल्का सा भी लिख दिया तो भी आपका काम चल जाएगा पेपर में। इतना तो आप बनाकर लिख ही देंगे इनके बारे में, क्योंकि ये सारी हेडिंग हमारी बाधाओं के बारे में ही है। ये हमारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण वाला टॉपिक था, इजी टॉपिक था और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे ये क्या होता है सार्वभौमिकरण, इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं और क्या उनके उपचार हैं। आसान सी हेडिंग है, ये सेम हेडिंग है जो हेडिंग हमने अपव्यय अवरोधन में पढ़ी थी। आई होप आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।